हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेज। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम चैप्टर 3 के जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे सारे देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, देखिए जो बाइलिंगुअल की प्रॉब्लम आ रही है हिंदी या इंग्लिश की, तो स्टूडेंट्स हम आपसे थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहेंगे। इस समय इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा वीडियो या पूरा चैप्टर ट्रांसलेट करें, ठीक है। क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी एज पर एकेडमिक, मेरी बात को समझिएगा, आपका जो एकेडमिक सेशन है उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक बने नहीं हैं, क्योंकि अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो वहाँ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हायर होता है और आपके पेपर में उस लेवल तक को पूछा नहीं जाएगा, तो वो डाउन लेवल के चक्कर में हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ते हैं और ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। इस कारण से अगर अब हम उसको ट्रांसलेट करने लग गए तो और ज़्यादा डबल टाइम लग जाएगा, तो हम नहीं चाहते आपके एग्जाम्स में लेट हो। बाकी एक्सप्लेनेशन डुअल लैंग्वेज में करते हैं, हमें उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा वीडियो ट्रांसलेट करना इस समय थोड़ा मुश्किल है। अगर टाइम होता तो हम बिल्कुल इस चीज़ के साथ जाते, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज मैं इंग्लिश में इसलिए ला रहा हूँ कि देखिए मोस्टली ये अच्छे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही मिल रहे हैं, मैं आपको पूरी तरह हिंदी में समझाऊंगा, सो प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को बस पूरा देखिए, आपको समझ में सब आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, The unit of measurement of earthwork in excavation in ordinary soil, mixed soil with कंकर बजरी etc. with depth of excavation does not exceed। ठीक है, यहाँ काम यह है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो आपकी है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी जब आपका डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन यानी कि जो खुदाई है, खुदाई की गहराई जब 30 सेंटीमीटर से अधिक ना हो, उस केस में आप उसका मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या लेंगे, पर मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर या 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो पहले मैं इसका क्लियर कर दूँ कि ये कॉन्सेप्ट है क्या इसका। देखिए, जब आपकी एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई, जब आपकी खुदाई 30 सेंटीमीटर तक होती है तो उस समय आप उसको 30 सेंटीमीटर तक एक्सकेवेशन, ठीक है, या खुदाई, और इसके अलावा 15 सेंटीमीटर तक सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है। सरफेस ड्रेसिंग में आता है सरफेस के अनइवन ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ चीज़ों को बराबर करना, सफाई करना, घास वास उखाड़ना, इस तरीके की चीज़ों को सरफेस ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये जो दो हैं 15 और 30 तक एक्सकेवेशन, 15 तक सरफेस ड्रेसिंग, इस तक करने पर हम यूनिट को स्क्वायर मीटर लेते हैं। इसके ऊपर जब काम होता है तब उसको हम क्यूबिक मीटर में नापते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंक्रीट वर्क इन आरसीसी, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंक्रीट वर्क, देखिए कंक्रीट वर्क का बिल्कुल सीधा सा आंसर है क्यूबिक मीटर। ठीक है, कंक्रीट हमेशा क्यूबिक मीटर में नापा जाता है, जब तक वो 0.4 मीटर स्क्वायर से कम होगा तब अलग बात है, अदरवाइज क्यूबिक मीटर में ही नापा जाएगा, तो इसका आंसर होगा क्यूबिक मीटर। ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा, सो प्लीज़ मेरी बात को सुनिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वुड वर्क इन डोर, विंडो, राफ्टर, बीम, रूफ ट्रसेस एटसेट्रा। देखिए, वुड या लकड़ी के साथ एक दो चीज़ें चलती हैं, इसको स्क्वायर मीटर में भी लेते हैं और इसको मीटर क्यूब में भी लेते हैं। ठीक, अब मैं बताता हूँ कब इसको स्क्वायर मीटर में लेते हैं, कब इसको क्यूबिक मीटर में लेते हैं। देखिए, जितने भी लकड़ी के वुडन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जैसे दरवाज़ों का फ्रेम हो गया, ठीक, इसके अलावा राफ्टर हो गया, राफ्टर वो छत के नीचे के सपोर्ट होते हैं लकड़ी के, जो सब छत को सपोर्ट देते हैं, जो ट्रस में लगते हैं, वो वुड के भी बनते हैं, तो उस टाइप के राफ्टर हो गए। ठीक, ऐसे लकड़ी के बड़े क्यूबिकल शेप के जो हम जब यूज़ करते हैं तब हम उसकी यूनिट क्यूबिक मीटर में लेते हैं। ठीक है, और जब हम ऐसी लकड़ी का यूज़ करते हैं जिसमें उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो और थिकनेस कम हो, जैसे कि अगर आप एक दरवाज़ा, मैं बात कर रहा हूँ सिंगल लोअर डोर की जिसमें सिर्फ एक ही पल्ला होता है, अगर आप इस दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई को कंपेयर करें इसकी थिकनेस से, तो थिकनेस बहुत कम होती है, तो ऐसे केस में हम स्क्वायर मीटर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया राफ्टर, बीम, रूफ ट्रस, ये सारे क्यूबिकल सेक्शंस यूज़ होते हैं यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो आएगा आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो रहेगा क्यूबिक मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर ब्लास्टिंग ऑफ रॉक इंक्लूडिंग स्टैकिंग। ठीक है, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक क्या होता है, पत्थरों का जो खनन होता है, पत्थरों को जब खानों से निकाला जाता है तो उनको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब आपने एक एरिया कवर कर लीजिए, 100 मीटर स्क्वायर मान लीजिए, इतने एरिया पर आपने खनन अपने ब्लास्टिंग की, पत्थरों को तोड़ा और तोड़ के निकाला, तो उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी क्यूबिक मीटर। यहाँ तक कि उसमें स्टैकिंग भी जुड़ी है, मतलब तोड़ना, तोड़ के खनन से निकालना और निकाल के कहीं उसको स्टोर करना, स्टैक करना, वो भी उसमें जुड़ेगा और ये पूरा क्यूबिक मीटर में आएगा। ठीक है, मैं ये चैप्टर इसलिए करा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपको जो डायमेंशंस यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मुझे पक्का पता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। मैं जितने यूनिट्स आपको बता रहा हूँ ये सारी बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए। द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ रोड साइड ब्रिक एजिंग। ठीक है, रोड के साइड में ब्रिक की एजिंग लगा दी जाती है, ठीक, ताकि ये रोड का सेंटर वाला जो मटेरियल है वो टूटे ना। ठीक, तो वो ब्रिक की जो एजिंग लगा दी जाती है कॉर्नर में, उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है स्क्वायर मीटर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन। देखिए डायमेंशन बुकिंग का मतलब ये होता है जब हम फील्ड बुक के अंदर डायमेंशंस लिखते हैं ना, उसको डायमेंशन बुकिंग कहते हैं। या फिर किसी ड्राइंग के अंदर डायमेंशंस लिखना है तो वो सारा बुकिंग डायमेंशंस होता है। तो डायमेंशंस जब हम लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, LBH, LHB, BHL, HBL, ठीक है। तो इसमें सही जो है वो ऑप्शन है LBH। पहले लेंथ होता है, फिर ब्रेथ होता है, फिर हाइट होता है। इस फॉर्म में हमेशा लिखते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 35 गुणा 40 गुणा 10 लिख दिया तो आप ऑटोमेटिकली इस बात को समझ लीजिए कि जो पहला वाला है वो लंबाई है, जो दूसरा वाला है वो चौड़ाई है, और जो तीसरा वाला है वो ऊंचाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जनरली द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पार्टीशन वॉल। ये मैं शायद बता चुका हूँ पहले। पार्टीशन वॉल की जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर मीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मोटाई तक जो आपकी दीवारें होती हैं वो सारी स्क्वायर मीटर में काउंट होती हैं। इससे ऊपर जब बढ़ते हैं तो क्यूबिक मीटर में काउंट होने लगती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस फॉर पाइप केबल एटसेट्रा अप टू 1.5 मीटर डेप्थ इन ऑर्डिनरी सॉइल, हार्ड सॉइल, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया, जो खदान खोदी जाती है जिसमें पाइप, ठीक है, तारें, केबल वेबल डाली जाती हैं जिनके अंदर, उसका मेजरमेंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है जब तक कि उसकी गहराई 1.5 मीटर ही रखी गई हो, 1.5 मीटर से ज़्यादा गहरा ना हो, ठीक है। तो 1.5 मीटर तक जब हम उसकी गहराई रखते हैं तो इसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। अगर हम 1.5 मीटर गहराई तक ट्रेंच खाई खोद के उसमें पाइप, केबल या कुछ भी डाल रहे हैं तो वो सारा उसकी लंबाई, जो केबल की लंबाई है मीटर, उसी में उसको नापा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ AC शीट रूफिंग। AC शीट रूफिंग क्या होता है, एस्बेस्टस सीमेंट, ठीक है। एस्बेस्टस सीमेंट की जब रूफिंग हम करते हैं तो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं हम एस्बेस्टस रूफ शीटिंग को, या जितनी भी शीट होती है, चाहे वो एस्बेस्टस की हो, चाहे GI की हो, चाहे फाइबर की हो या स्टील की हो, सारी हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फिक्सिंग ऑफ ग्लास पेंस और क्लीनिंग। मतलब कुछ जो कांच के दरवाज़ों पर, खिड़की पर जो कांच लगा होता है उसको लगाने का, या फॉर एग्जांपल उसकी सफाई का अगर आप पैसा निकालें तो किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, उसको नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जितने नंबर ऑफ ग्लास हैं उसमें एक ग्लास का फिक्स कर दिया जाएगा, मान लीजिए 10 रुपये, तो अगर 100 ग्लास होंगे तो उसको उससे गुणा कर दीजिए, नंबर ऑफ ग्लास आपका निकल आएगा, कितना यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसका, ठीक है। आगे चलते हैं। द रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ़ द सैंक्शनड एस्टिमेट एक्सीड्स बाई, ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट कब बनाया जाता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट तब बनाया जाता है जब आपका जो एस्टिमेट है, जो आपने डिटेल्ड एस्टिमेट बनाया, जब उसकी टोटल कॉस्ट से 5% ज़्यादा कीमत निकल जाती है, तब आप बनाते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में वैसे रिवाइज्ड एस्टिमेट पर थोड़ा डिटेल में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो उसको जाके देख सकते हैं, ठीक। अगला है, द मेजरमेंट इज़ नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। इनमें से किसकी यूनिट स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं होती, ठीक है। मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। DPC स्क्वायर मीटर में चलता है। कंक्रीट, जेफरीज और फॉर्म वर्क तो स्क्वायर मीटर में चलता है, आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया। जेफरीज क्या होता है, जेफरीज पर्दा दीवारों को कहते हैं, ठीक है। पर्दा दीवारें स्क्वायर मीटर में ही चलती हैं, बचा एक छज्जा कैंटिलीवर होता है और स्क्वायर मीटर में नहीं चलता, क्यूबिक मीटर में चलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, RC छज्जा, ठीक है। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर टू टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। लेबर से बिल्डिंग की कॉस्ट का रेशियो क्या होता है, ठीक। तो लेबर से बिल्डिंग की कॉस्ट का रेशियो एस्टिमेट में माना गया है 1:4, ठीक है। मतलब अगर आपका लेबर का खर्चा मान लीजिए 1 रुपये है, नहीं, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके बिल्डिंग का खर्चा 4 रुपये है, तो उसमें से आपके लेबर की कॉस्ट 1 रुपये होगी। बिल्डिंग का खर्चा 40 रुपये हो जाएगा तो लेबर की कॉस्ट उसका 10 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो 1:4 का रेशियो चलता है कॉस्ट ऑफ लेबर टू टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द आइटम ऑफ स्टील वर्क मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज। द आइटम ऑफ स्टील वर्क मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, इनमें से कौन सा है, इन चारों में से, कोलैप्सिबल गेट, रोलिंग शटर, वेंटिलेटर और शटर, स्टील डोर, जो कि स्टील वर्क का स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। इनमें से स्क्वायर मीटर में क्या मेजर होता है, देखिए कोलैप्सिबल गेट सारे स्क्वायर मीटर में होते हैं। दरवाजे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे स्क्वायर मीटर में ही होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई अधिक होती है, चौड़ाई मोटाई के थिकनेस कंपैरिजन में। ये भी होता है स्क्वायर मीटर में, ये भी स्क्वायर मीटर में होता है। वेंटिलेटर और शटर, बिल्कुल वेंटिलेटर उतनी ओपनिंग को हम स्क्वायर मीटर में ही नापते हैं। और स्टील डोर, यहाँ पर ये चारों के चारों ही स्क्वायर मीटर में नापे जाते हैं। और इसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन रह गया, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आप यहाँ इसका एक 5th आंसर मार्क कर लीजिएगा, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे उसमें आते हैं, ठीक, सारे के सारे स्क्वायर मीटर में ही नापे जाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्क्वायर मीटर में ना मापा जाता हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। द थिकनेस ऑफ 25 गेज शीट
ठीक है। 25 गेज शीट की थिकनेस क्या होती है? गेज क्या होता है ना, गेज शीट्स को नापने की एक पुरानी यूनिट है, ब्रिटिश यूनिट है, पहले यूज़ होती थी, अभी भी यूज़ होती है पर अब कम यूज़ होती है। तो गेज क्या होता है, गेज से हम किसी चीज़ की थिकनेस नापते हैं। गेज की एक खास बात और होती है कि गेज की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो थिकनेस घटती जाती है। मतलब अगर आप 20 गेज देखेंगे तो वो एक गेज से पतला होगा, 24 गेज देखेंगे तो वो 20 गेज से पतला होगा। ठीक है, जैसे अगर आप सेंटीमीटर माने तो 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ पर जैसे जैसे गेज बढ़ते जाते हैं थिकनेस घटती जाती है। और एक चीज़ समझें, आपको इसको कभी कैलकुलेट करने को नहीं पूछेगा क्योंकि गेज का कैलकुलेशन ऐसे नहीं हो सकता। तो होता क्या है कि ये क्वेश्चन जनरली कंपैरेटिव क्वेश्चन होता है, इसमें आपको वैल्यूज़ कंपेयर करनी होती है। जैसे एक 1 गेज होता है 7.6 mm के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ सिर्फ कंपैरिजन ही है बस। 25 गेज आपका क्या होगा, या वैल्यू तो आपसे नंबर तो नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा है क्या 25 गेज 1 mm से कम होगा, 1 mm होगा, 1 से 1.5 mm होगा, या 1.5 mm से ज़्यादा होगा। ठीक है, जब एक गेज 7.6 mm का है, 25 गेज, ठीक है, ये 1 mm से कम होगा, इसकी वैल्यू 0.5 mm के बराबर आसपास होती है, 0.5 कुछ mm होती है गेज की वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 mm से कम होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1A। ठीक है, लेस देन 1 mm। ठीक, तो गेज आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है 40 मीटर के अंतराल पर एक तटबंध के 3 हिस्सों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर और 35 वर्ग मीटर है। तटबंध के लिए प्रयोग की गई मिट्टी की गणना कीजिए। ठीक है, ये सवाल दो तरीके से निकल सकता है, पहला ट्रेपेजॉइडल मेथड, दूसरा प्रिज्मोइडल मेथड। ठीक, मिट्टी की गणना का मतलब है यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है, आसान भाषा में कहें तो आपको इसका अर्थवर्क निकालना है। ठीक है, अर्थवर्क मतलब मिट्टी की कितनी खुदाई हुई टोटल, वो एक्सकेवेशन निकालना है। ठीक है, हिंदी वाले छात्र समझ लें, यहाँ पे आपको एक समलंबाकार आरती मिलेगी, यानी एक ट्रेपेजॉइड मिलेगा, क्योंकि मिट्टी का एंगल ऑफ रिपोज यही होता है। ठीक है, इसी पर मिट्टी रुकती है, अदरवाइज आप सीधा खड़ा करना चाहेंगे तो मिट्टी नहीं रुकेगी। तो वो जो समलंबाकार आकृति है उससे हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है कि कितनी दूर, जितनी दूर तक ये मिट्टी फैली हुई है यहाँ पर इस तटबंध पे, तटबंध पे टोटल जो मिट्टी है इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, वो हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं, मैं इसके दोनों मेथड्स आपको बता देता हूँ कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है ट्रेपेजॉइडल मेथड। ठीक है, ये कम एक्यूरेट होता है, ठीक, बट ईजी होता है, इसलिए इसको हम यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस कम होती है। ठीक, पहला होता है ट्रेपेजॉइडल मेथड या ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको एंड रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप दोनों नाम मिलेंगे। और हाँ, ट्रेपेजॉइडल मेथड को आप प्रिज्मोइडल मेथड से कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं कहीं ये दोनों एक दे दिया है, दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। तो ट्रेपेजॉइडल मेथड या एंड रूल, मैं भी आपको इसका फॉर्मूले वाइज बता दे रहा हूँ कि इसको किस तरीके से काम करता है। देखिए, ट्रेपेजॉइडल मेथड का एक एजम्पशन ये होता है कि मान लीजिए आपका एक समलंब आकृति ये है, ठीक है, या एक ट्रेपेजॉइड ये है और एक ट्रेपेजॉइड इधर पीछे कहीं है। ठीक, एक ट्रेपेजॉइड इस साइड कहीं है। ठीक है, ये इसकी टोटल लंबाई है L और इनकी हाइट सेम नहीं है, ये इसकी ऊंचाई कुछ और है, इसकी ऊंचाई कुछ और है। मान लीजिए इसकी D1 है, इसकी D2 है। ठीक है, तो इनका ये कहना होता है कि समलंबाकार आकृति का अगर हम एवरेज निकालेंगे, मतलब इस ट्रेपेजॉइड का एरिया का एवरेज निकालेंगे और इसके एरिया का एवरेज निकालेंगे, तो इनका जो A1 + A2 होगा, इनका जो एवरेज निकलेगा यानी कि बटा 2, तो जो इसका मीन यानी कि जो इसके सेंटर में जो इसका एक समलंब एक और होगा, उसका जो एरिया होगा वो इनके एवरेज के आधे से कम होगा। ठीक है, इनके एवरेज के आधे से कम होगा। जैसे ये A1 + A2/2 ये इसका एवरेज निकल गया, इसके एवरेज के आधे से कम होगा, ये कहता है ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक, तो ट्रेपेजॉइडल रूल के ये एजम्पशन हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला होता है V बराबर, जो इसकी जो दूरी होती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, वो इसके बाद इसमें हम एवरेज निकालते हैं दोनों साइड का, इधर वाली साइड का और पीछे वाली साइड का। तो A1 + A2 या A1 + AN जो आपका मन करे वो कह लें। एरिया आपको दे रखा होता है मोस्टली, और नहीं तो फिर एरिया अगर नहीं दिया होता तो ट्रेपेजॉइड का एरिया जैसे निकलता है उस तरीके से पहले इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, और इसका एवरेज निकाल के उसको L से डिवाइड कर देते हैं, सिंपली आपका निकल आता है इससे ट्रेपेजॉइड या इसके टोटल का वॉल्यूम क्या है। ठीक, अगर ये दोनों ट्रेपेजॉइड एक शेप के होते, बराबर होते आगे पीछे वाले, तो आप किसी एक ट्रेपेजॉइड का एरिया निकाल के × L कर देते, वैसे भी उसका टोटल वॉल्यूम निकल आता। वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर हाइट ऊपर नीचे होने के कारण हमने दो ट्रेपेजॉइड का अलग अलग निकाल के उनका एवरेज मान के फिर उसका एवरेज निकाला। ठीक है, अगर इसमें एक से ज़्यादा आकृतियाँ हों, जैसे कि आपने एक ट्रेपेजॉइड बनाया और पीछे वाले ट्रेपेजॉइड के बीच में आपको कोई और भी दे दे, किसी और ट्रेपेजॉइड का एरिया बता दे जो इससे बड़ा हो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो जितने ट्रेपेजॉइड होंगे आप उतने ट्रेपेजॉइड यहाँ जोड़ के बटे में उसका एवरेज निकाल के गुणा कर देंगे इसकी लेंथ से, ये आपको निकल जाएगा ट्रेपेजॉइडल मेथड से। ठीक है, ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं प्रिज्मोइडल रूल। प्रिज्मोइडल रूल, इसको
1/3 सिम्पसन रूल भी कहते हैं, ठीक है, 1/3 सिम्पसन रूल, ठीक। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, और इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा जो एक्चुअल कंडीशंस होती है साइट पे उसके ज़्यादा करीब आते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। अब प्रिज्म मॉडल और सिम्पसन रूल काम किस तरीके से करता है ये देख लें। प्रिज्म मॉडल और सिम्पसन रूल का जो बेसिक अजम्पशन होता है वो ये होता है कि इसमें एक जो ट्रेपेजॉइड होगा और जो पीछे जो ट्रेपेजॉइड होगा, इसमें ये अजम्पशन रखते हैं कि जो सेंटर में जो इसका मीन ट्रेपेजॉइड होगा बीच में, वो इन दोनों की फेस के एकदम पैरेलल होगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से काम करता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। इससे जो वॉल्यूम निकलता है वो कुछ इस तरीके से निकलता है, V बराबर, ठीक है, इसके बाद L टोटल जो लेंथ होती है आपकी पूरे ट्रेपेजॉइड की, ठीक। उसके बाद हम ऐड करते हैं जो आपका पहला एरिया है और जो लास्ट एरिया है, ठीक है। अगर मल्टीपल हैं तो पहला और लास्ट, ठीक। तो पहला और लास्ट, इसके बाद इसमें जोड़ते हैं प्लस, एक मिनट, प्लस इसमें जोड़ते हैं 4 टाइम्स जितने भी इवन नंबर पे एरियाज़ हैं। जैसे मेरा A1 A2, मान लीजिए मैंने पूरे सेक्शन के ऊपर कई सारे एरियाज़ पॉइंट कर रखे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से क्रॉस सेक्शन काट रखा है। तो जितने भी इवन नंबर वाले हैं A4 A2, इस तरीके के 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे A2 प्लस A4, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद अगला जो इसका पार्ट है फॉर्मूले का वो ये है +2 इंटू, अब आपको जितने ऑड हैं वो लिखने हैं, ठीक है। इवन सारे आपने यहाँ पे लिख दिए, अब जो ऑड हैं, पर ऑड में आपको ये पहला और लास्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, अगर A3 प्लस A5 या जितने ही बच रहे हैं सारे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसको इस फॉर्मूले के सॉल्यूशन के बाद जब आप निकालेंगे तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है दो मेथड, प्रिज्म मॉडल और, चलिए प्रिज्म मॉडल रूल का एक और मेथड है वो भी देख लेते हैं। प्रिज्म मॉडल मेथड से जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो ज़्यादा एक्यूरेट एक्सकेवेशन और अर्थवर्क के लिए है। इसका जो सेकंड रूल है, एक और मेथड है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है L/6 इंटू A1 प्लस A2 प्लस 4 इंटू AM, ठीक है। इसमें A1 और A2 एंड एरिया है ट्रेपेजॉइड के, पहला और लास्ट वाला, और AM जो है वो बीच का मीनियन है, कोई बीच का मीन एरिया है। जैसे ट्रेपेजॉइड का कोई एक पूरा सेक्शन है, उस सेक्शन के बीच का कोई एरिया है जिसको हम इसका एवरेज लेके भी निकाल सकते हैं, वो आता है AM में, ठीक है। तो A1 प्लस A2 प्लस 4 AM और इंटू L/6, ठीक। तो ये दूसरा मेथड है, इससे एक्यूरेसी कम आती है, जो मैंने पिछला फार्मूला बताया उससे एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, पर एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इनका यूज़ कर लेते हैं। तो आपने देखे 3 फार्मूले, ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्मोइडल के 2, ठीक है। अब चलिए इनका यूज़ करके देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। मैं पहले इन सबको हटा लूँ ज़रा, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। जल्दी से मैं इन सबको हटा दूँ। देखिए क्वेश्चन में आपके क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 40 मीटर के अंतराल पर तटबंध के 3 अनुप्रस्थ खंडों का क्षेत्रफल 10, 15, 35 वर्ग मीटर है। तटबंध में प्रयोग की गई मिट्टी की गणना कीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए, 1200, 1400, 1500 और 2400, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 1/3 सिम्पसन रूल का। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, A1 A2 A3 में, इस वाले केस में यहाँ पर देखिए A1 है, A2 है, A3 है, यहाँ पर A3 के बाद कोई दूसरा और ऑड एरिया नहीं है, इस कारण से इसमें जो 2 इंटू ऑड वाला मैंने बताया था उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें जो उसकी टोटल लेंथ दी है L/3 यानी 40/3, ठीक है। 40/3 इंटू A1 और A2, ठीक है। A1 आपको दे रखा है 10 और A2 आपको दे रखा है 35, यानी कि जो एंड एरिया है, ठीक। इसके बाद इसमें और जोड़ेंगे प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑल जितने भी इवन थे, ठीक है। इवन A2 की जगह आएगा 15, ठीक है। ये एरिया आ गया, तीनों एरिया हमने जोड़ दिए, 10 और 15 और 35। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 40/3, ठीक है, 10 और 35 मिलके हो जाएंगे 45 प्लस 15 प्लस 4 60, ठीक है। इसका आंसर आएगा 40/3 इंटू 105, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये कट जाएंगे, तो 40 इंटू 35 आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 105, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4
1400 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1400 क्यूबिक मीटर, ठीक। तो आपका वॉल्यूम कितना आया, आपका वॉल्यूम आया 1400 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 35 × 40 की वैल्यू आएगी 1400 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन सही होगा 1400, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, ड्राइंग में सम्मिलित ना की जा सकने वाली सूचनाएं आकलनकर्ताओं के माध्यम से संप्रेषित की, मतलब अगर कोई चीज़ हम ड्राइंग में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं तो उसको हम जो उस ड्राइंग को पढ़ेगा उस तक कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं स्पेसिफिकेशन से, ठीक है। स्पेसिफिकेशन से हिंदी में इसको कहते हैं विशेष विवरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। खतान गड्ढे के मापन को सुगम बनाने के लिए खुदाई में छोड़े गए कार्यों को इंगित किया जाता है के लिए कहलाता है, मतलब जिस चीज़ों को खतान गड्ढों में छोड़ा जाता है उसकी खुदाई दर्शाने के लिए उसको क्या कहते हैं, ठीक। इनको दो नाम से जानते हैं, ये होता है डेड मैन, ठीक है, DEAD, डेड मैन, और दूसरा होता है टेल टेल, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, डेड मैन और टेल टेल। ये क्या होता है, जब हम कोई कहीं एक्सकेवेशन करते हैं, मान लीजिए कोई रोड वर्क चल रहा है, ठीक है, तो रोड वर्क के टाइम पर आपको रोड फिलिंग में लगानी है, ठीक है, तो अब आपको मिट्टी की भराई करनी पड़ेगी। तो मिट्टी की भराई के लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं, जो आसपास की लैंड होती है उसी लैंड से हम लैंड ओनर्स से बात करके उनको प्रॉपर मुआवजा देके उसी में से मिट्टी खोद लेते हैं। इसका जो पहला नियम होता है वो रोड से 5 मीटर बाद ही खोदनी चाहिए, उससे पहले नहीं, 5 मीटर की रेंज तक कोई मिट्टी नहीं खोदते। उसके बाद हम कुछ सेक्शन से मिट्टी खोद लेते हैं और उससे भराई कर लेते हैं। पर इसमें एक चीज़ है, अब जैसे कई जगह अगर बड़ा वर्क है और कई जगह एक साथ काम कर रहे हैं तो कई छोटी छोटी गैंग काम करेंगी, तो वो काम का जो वैल्यूएशन है, जो उसका मापन है वो नहीं हो पाता। तो क्या करते हैं, एक सेक्शन खोदने के बाद, ठीक है, एक 30 मीटर स्क्वायर का अगर आपने एरिया खोदा है तो बीच में इसका एक एरिया 3-3 मीटर की पट्टियाँ छोड़ देते हैं, जिस पर कि आप ये नापते हैं कि आपने इसके अगल बगल कितना खोदा है, ठीक है। उसी जो छोड़ा हुआ हिस्सा है उसी को कहते हैं डेड मैन या फिर टेल टेल, ठीक है। और जब आपका मापन पूरी हो जाती है तो आप भी उसको भी खोद के वापस से मिट्टी उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, खतान गड्ढे के मापन को सुगम बनाने के लिए खुदाई में छोड़े गए कार्यों को इंगित किया जाए, इसको कहलाते हैं, इसको कहते हैं टेल टेल, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द अजम्पशन ऑन विच ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज बेस्ड अपॉन, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला किस एजम्पशन पे आधारित है, मैंने आपको पीछे बताया था। द एंड सेक्शंस आर पैरेलल एंड प्लेन, सही चीज़ है। द मिड एरिया ऑफ पिरामिड इज हाफ द एवरेज एरिया ऑफ एंड, सही मैंने बताया था, ये भी ठीक है। द एवरेज ऑफ प्रिज्मोइडल इज ओवर एस्टिमेट एंड हेंस अ प्रिज्मोइडल करेक्शन इज अप्लाइड, मतलब जो हम 3 मेथड यूज़ करते हैं, मीडियन वाला और प्रिज्मोइडल ट्रेपेजॉइड, तो इसमें सबसे करेक्ट जो मेथड है प्रिज्मोइडल होता है, ठीक है। तो हम इससे पहले ओवर एस्टिमेट रखते हैं कि हाँ इतना हमारा एरिया बनेगा, तो हम ओवर एस्टिमेट करके चलते हैं, जिसको कुछ हद तक एक्यूरेसी हमारे प्रिज्मोइडल रूल से आ जाती है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट, ठीक। तो ये हैं आज के MCQs क्वेश्चंस एस्टिमेशन कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 3 के। इसके अलावा मैं रेगुलर और वीडियोस भी अपलोड करूँगा, ठीक है। सो वीडियो को देखते रहें, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमने हर ब्रांच की और आपके सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप ब्रांच वाइज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो का लिंक भेजना संभव नहीं होता, तो इसलिए आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।